सभी का मेरे YouTube चैनल गंगाधर 233 पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में हमारा एक चैप्टर था राजनीतिक संस्कृति, जिसके हमने वीडियो पढ़ लिए थे। हमने उसका पहले अपलोड किए थे, आपको पढ़ भी लिए थे, आपने देखे भी होंगे। और उसमें एक टॉपिक हमारा शेष रह गया था, राजनीति के संस्कृति के घटक। क्योंकि ये टॉपिक है नया था और पिछले साल ऐड किया था, हमारे वीडियो है वो पहले बन चुके थे, इस कारण है उसमें वो शामिल नहीं हो पाया था। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने राजनीतिक संस्कृति के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में निश्चित रूप से पहले पढ़ लिया होगा कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो लोगों की विश्वास होते हैं, या हम कहेंगे अभिवृत्तियां होती हैं, या हम कहें उनकी अपेक्षाएं होती हैं, या हम धारणाएं कहते हैं, या राजनीति के प्रति जो व्यवहार करते हैं, हम राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो भी व्यवहार करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो अब आता है कि राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए थे शुरुआत में। तो आमन ने कहा था कि ये राजनीतिक जो संस्कृति क्या है, ये है कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण मतलब झुकाव, प्रवृत्ति, कि हमारे कार्य के प्रति क्या झुकाव है। दूसरा, डेविड ईस्टर ने इसको पर्यावरण की संज्ञा दी, पर्यावरण नाम दिया। स्फेरो ने इसको राजनीतिक शैली का। ये जो राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा है वो तृतीय विश्व के देशों से संबंधित है। अब बात आती है कि तृतीय विश्व के देश होते कौन है। पर तृतीय विश्व के देश वो है जो किससे संबंधित है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, जिसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, उससे संबंधित जो राष्ट्र है, नवोदित है, नव स्वतंत्र है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो है स्वतंत्र हुए थे औपनिवेशिक राष्ट्रों से और विकास के चरण में है, या हम कहें विकासशील देश हैं। तो अमेरिका ने है अपने आप को आदर्श मानते हुए, क्योंकि वहां तो पहले ही लोकतंत्र था, काफी समृद्ध लोकतंत्र था। 1776 में जब वो आजाद हुआ था, वहीं से उसमें लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। तो उसने अपने आप को आदर्श मानते हुए इन देशों की संस्कृति का अध्ययन किया था। तो अध्ययन किसने किया था, अमेरिका ने किया था, खुद को आदर्श मान के। और किसका अध्ययन किया था, तृतीय विश्व के देशों को। बात आती है राजनीतिक संस्कृति अवधारणा किन देशों से संबंधित है, तृतीय विश्व के देशों से। और तृतीय विश्व देश कौन से हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आजाद हुए थे, और एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के या लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र हैं। भारत भी उसमें शामिल है। सर्वप्रथम आमंड नामक के एक राजनीति वैज्ञानिक ने या के राजनीति विशेषज्ञ ने है एक पुस्तक लिखी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, 1956 में। और उसमें उन्होंने राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले है शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा, एक अन्य जो विद्वान था राजनीति विज्ञान का, पावेल, उसके साथ मिलकर राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दी कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, कि राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की, राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य कौन है, जनप्रतिनिधि, आम आदमी को बारे में नहीं कह रहा हुआ, कि राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति जो उसकी व्यक्तिगत अभिवृत्तियां हैं या उसका झुकाव है, उसको अगर मॉडल के रूप में, प्रतिमान यानी मॉडल के रूप में हम सामने रखें तो उसको हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। एलन बोल ने भी ऐसी परिभाषा दी, कहा कि राजनीतिक संस्कृति का जो निर्माण है वो समाज की उन प्रवृत्तियों से, उन विश्वासों से, उन मूल्यों से का एक समूह मात्र है। कि राजनीतिक संस्कृति निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों के समूह से होता है, जिसका संबंध किससे हो, राजनीतिक व्यवस्था से हो और राजनीतिक विषयों से हो। यानी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों से संबंधित जो भी संस्कृति होती है, या जिसको हम कहें अभिवृत्ति होती है, विश्वास होते हैं, मूल्य होते हैं आम लोगों के, समाज के, तो उसको हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। ये एलन बोल था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित जो व्यक्तियों की धारणा होती है, विश्वास होते हैं, संवेदना होती है, मूल्य होते हैं, अपेक्षाएं होती है, उनके प्रति जो प्रतिक्रिया की जाती है, धारणाएं होती है, उन सभी को हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। मुख्य रूप से यही बात है कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति या राजनीतिक विषयों के प्रति हम जो भी बात रखते हैं, हम जो भी ज्ञान रखते हैं, या हम जो भी लगाव रखते हैं, उसको हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। और एक लगाव के रूप में हम कहते हैं, जैसे चुनाव है, चुनाव के दौरान वो मत डालने जाते हैं, तो वो एक राजनीतिक संस्कृति है, वो लगाव है। वरना हम वोट डालने क्यों जाते थे, हमें वोट डालने में मजा तो नहीं आता या हमें कुछ मिलता है, परंतु हमारी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों के प्रति वो झुकाव है। ठीक है। राजनीतिक संस्कृति के घटक तत्वों की बात करें तो आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को नाम दिया था कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, और उसी आधार पर उसने कहा कि राजनीतिक संस्कृति के दो घटक हैं। पहला अभिमुखीकरण
और दूसरा घटक है वो है राजनीतिक विषय। तो उसने कहा कि अभिमुखीकरण क्या है। अभिमुखीकरण का उसने शाब्दिक अर्थ बताया कि झुकाव या प्रवृत्ति, और कहा आमन पावेल के अनुसार अभिमुखीकरण के कितने अंग हैं? 3 प्रकार के अभिमुखीकरण हो सके, 3 प्रकार के झुकाव हो सकते हैं। एक सामान्य रूप से बात करें कि हम किसी प्रक्रिया की बात करें, चुनाव प्रोसेस की बात करें जो राजनीति व्यवस्था से संबंधित है, कि चुनाव के बारे में हम जो सामान्य ज्ञान रखते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कौन करवाता है, वो ज्ञान चाहे हमारे पास में सही है या गलत है, उसके अनुसार हम राजनीतिक व्यवहार करते हैं। ये हमारे व्यवहार को प्रभावित भी करता है। ठीक है, तो वो ये सामान्य ज्ञान है। तो वो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण होगा कि हम किसी व्यवस्था के प्रति छोटा मोटा ज्ञान रखते हैं, वो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण हो गया। भावात्मक अभिमुखीकरण क्या होता है? भावनात्मक, कि राजनीतिक प्रक्रिया और विषयों के कारण व्यक्ति के मन में अलग अलग तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। उसके प्रति प्रेम, जिज्ञासा, या उसके प्रति भावावेग या क्रोध भी आने लगता है, गुस्सा भी आने लगता है, या कुछ अनुभूतियां होने लगती है। हम उसके राजनीतिक व्यवस्था की जो बातों से सहमति असहमति अपने मन में प्रकट करते नहीं, भाई ये बात तो गलत है। हम कोई टीवी पर कोई चीज हम देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, वहां पर कोई समाचार चल रहा है, उस पर हम अपने मन में सहमति असहमति आदि बात रख सकते हैं। हम किसी व्यक्ति, नेता, पार्टी के प्रति विश्वास, श्रद्धा आदि रख सकते हैं अपने मन के अंदर, वो भावनात्मक अभिमुखीकरण है। और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण कि उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अपनी भावनाओं को बाहर निकाल कर अभिव्यक्त करेंगे, वो होगा मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण क्या है, कि इसका आशय राजनीतिक विषयों के ज्ञान और उसके अस्तित्व के प्रति सजगता से जुड़ा होता है। यानी जो व्यक्ति राजनीतिक विषयों के प्रति ज्ञान और उसके अस्तित्व के प्रति जागरूक होकर जुड़ा होता है, उसके प्रति उसका ज्ञान रखता है, उसको हम कहेंगे ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। और इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था का है जो विषयों का जो ज्ञान है वो सही और गलत दोनों रूप में प्राप्त होता है। ये जरूर नहीं है कि हमें जो राजनीतिक विषयों के प्रति जो ज्ञान है वो सारा का सारा सही है, गलत भी तो हो सकता है। हम 80% सही है तो 20% हमारे पास में गलत जानकारी भी हो सकती है। सभी के पास में 100% सही जानकारी नहीं होती है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसका जो ज्ञान है व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा है भावनात्मक अभिमुखीकरण, कि इसका अभिप्राय कि राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक विषयों के प्रति व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले या मन में जो आकार लेने वाले भावावेग होते हैं या अभिवृत्तियां होती है, अनुभूतियां होती है, सहमति असहमति, विश्वास, आस्थाएं आदि भावनाओं से हैं। ये केवल मन तक ही सीमित है, मन से बाहर नहीं आ रही है, मैं अपने तक ही सीमित रखता हूं, वो भावनात्मक अभिमुखीकरण है। और उसके अनुसार अपनी भावनाएं अपने मन में दर्शाता हूं, वो भावनात्मक अभिमुखीकरण है। तीसरा आता है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। इसका अर्थ होता है कि अब है राजनीतिक प्रक्रिया विषयों मुद्दों पर है व्यक्ति के मत और निर्णय की अभिव्यक्ति से अंत में व्यक्ति क्या करता है, अपना वोट डालता है, वो होता है मूल्यांकन। या व्यक्ति है ज्ञान रखता है राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति या विषयों के प्रति, और फिर उसके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है और भावनाओं को फिर वो बाहर निकाल देता है, अभिव्यक्त कर देता है, उसको हम कहेंगे मूल्यांकन। तो इसका अभिप्राय क्या हो गया मूल्यांकन अभिमुखीकरण का, कि राजनीतिक प्रक्रियाओं, विषयों, मुद्दों पर व्यक्ति के निर्णय, मत या निर्णय की अभिव्यक्ति को हम मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण कहेंगे। अर्थात राजनीति, व्यवस्थागत राजनीति या राजनीतिक प्रक्रिया या राजनीतिक विषयों पर व्यक्ति के मूल्य निर्णय वो उचित है या अनुचित है, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो क्या होता है, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण होता है। कि हम ये देखेंगे राजनीति सरकार वगैरह है, अच्छा कार्य कर रही है, गलत कार्य कर रही है, उचित है, अनुचित है, उस पर हम मूल्यांकन करते हैं, वो मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण है। जैसे वर्तमान अभी चल रहा है नीट का है, जो नीट की जो एग्जाम के बारे में चल रही है कि केंद्र सरकार ने ये डिसाइड कर दिया है कि 13 सितंबर को नीट का एग्जाम होगा।
अब उसका कुछ लोग समर्थन करते हैं कि ये उचित है, क्योंकि कब तक इंतजार करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बिल्कुल उचित नहीं है कि इस कोरोना महामारी के काल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों के साथ वैसे ही खिलवाड़ हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, हम कोरोना के कारण कब तक घर में बंद रहेंगे। तो ये बात है, उचित और अनुचित का मूल्यांकन वो सामने आता है या मत हम देते हैं। अब इस पे बहुत सारे लोग अपने मत दे रहे हैं, कुछ कहते हैं हम समर्थन में, कुछ कहते हैं हम समर्थन में नहीं है। तो ये मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण है। अंत में आता है दूसरा, जिसका जो अभिमुखीकरण का राजनीतिक संस्कृति का दूसरा जो घटक तत्व है राजनीतिक विषय। और राजनीतिक विषयों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में क्या आता है कि हमारी जो पंचायत राज से लेकर यानी ग्राम पंचायत से लेकर है संसद तक जितनी व्यवस्थाएं या स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जितने भी है वो राजनीतिक व्यवस्था है, वो सारी की सारी इस राजनीतिक व्यवस्था में आती है। और उसके अंतर्गत केवल ये व्यवस्था ही नहीं आती है, यहाँ की सरकारें ही नहीं आती है, उसका ऐतिहासिक कालक्रम आता है कि उसका निर्माण कैसे हुआ, वो कहाँ पर अवस्थित है, उसका स्थान कैसा, वो आकार प्रकार कितना है, छोटा है आकार, बड़ा है, कैसा स्वरूप है, उसमें सत्ता किसकी है, कौन सी सरकार है, स्थानीय सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, या उसकी जो संवैधानिक विशेषताएं, सभी की क्या विशेषताएं। पंचायत राज है तो पंचायत राज की जो शासन व्यवस्था उसकी क्या विशेषताएं हैं, राज्य सरकार की है उनकी क्या विशेषताएं है, उनका क्या कानून है, या केंद्र सरकार है या उनके भारत का संविधान है उसकी क्या विशेषताएं है, वो सारी सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा अच्छा पार्ट है इसका राजनीतिक विषय का, वो है राजनीतिक संरचना। यानी ये जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको कौन सी शक्तियां हैं वो प्रभावित करती है, उसके निर्णयों को, उनके निर्णय प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है, उसको राजनीतिक संरचनाएं कहते हैं, जिसको हम आगत मूल्य या आगत प्रक्रिया इनपुट प्रोसेस भी कहते हैं। यानी उसमें कौन अपने विचार डालता है। तो इस राजनीतिक संरचना में जाहिर सी बात है विचार कौन डालता है, जो सत्ता में आते हैं, सत्ता में राजनीतिक दल ही आते हैं। तो राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों को कौन प्रभावित करता है, दबाव समूह, और दबाव समूह, हित समूह, मीडिया, जनसंपर्क के स्थानीय साधन है, जनसंपर्क के साधन। तो ये जिसको मीडिया भी कह सकते हैं, चाहे वो टीवी न्यूज़ हो या अखबार हो, प्रेस हो, कुछ भी हो, और ये मीडिया के साधन है। आज कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ये सोशल मीडिया वो भी है, जनसंपर्क के साधन हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं राजनीतिक व्यवस्था को, इसलिए इनको राजनीतिक संरचनाएं कहते हैं। ये संस्थाएं तो राजनीति में कार्य करती हैं, यही तो काम करती है कि राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या पंचायती राज हो, वहां पर काम कौन कर रहा है, वहां पर कौन से व्यक्ति आ रहे हैं, राजनीतिक दलों से संबंधित आ रहे हैं, या दबाव समूह से संबंधित आते हैं, या हित समूह से संबंधित आते हैं, या मीडिया के लोग हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लोग है राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, जनसंपर्क के साधन है। ये राजनीतिक व्यवस्था के जो भी निर्णय होते हैं, निर्माण के निर्णय होते हैं या निर्णय की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करते हैं। इनको लॉबीज भी कहते हैं, जैसे दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप, हित समूह, ये सब, इनको दोनों को लॉबी भी कहते हैं। अमेरिका में लॉबी कहते हैं इनको, और ये बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, तो कहें कि ये बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक दलों को या आगे राजनीतिक संस्थाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे देश में भी है, काफ़ी ऐसे लॉबीज हैं। मान लो कि जो छोटे छोटे मान लो समूह बने हुए, चाहे संघ हो, किसी जाति से संबंधित हो, किसी धर्म से संबंधित हो, या किसी वर्ग विशेष से संबंधित, चाहे कर्मचारियों का हो या मजदूरों का संघ हो या किसानों का संघ हो, ये सभी क्या है, दबाव समूह ही है, हित समूह ही तो है। तो ये क्या करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तीसरा जो बिंदु आता है, इसका प्रकार है राजनीतिक विषय का, वो है तीसरा विषय, वो है समस्याएं और नीतियां। अब जो भी डिसीजन लेगी उससे जो समस्या उत्पन्न होगी वो नीतियां हैं। उन नीतियों का निर्माण करने, उन नीतियों को क्रियान्वित करने और उनकी व्याख्या करने और उनका संरक्षण करने वाले विभागों के कार्य है, वो इस समस्याओं और नीतियों वाले विषय में आते हैं। कि हमारी क्या समस्या थी, उस पर क्या नीतियां बनी, तो नीतियां निर्माण करने वाले विभाग इसमें आएंगे, उनके कार्य आएंगे, और नीतियों को फिर जो क्रियान्वित करने वाले लोग हैं वो डिपार्टमेंट भी उसके कार्य भी इसमें आएंगे, वो इस विषय के अंतर्गत शामिल होंगे। और उनकी व्याख्या करने वाले
लोगों वो भी उनके विषय भी इसमें शामिल होंगे, उनको संरक्षण देने वाले उन नीतियों को वो भी इसी विषय के अंतर्गत आते हैं। तो नीति का निर्माण करने वाली संस्थाएं, विभाग, या उसको क्रियान्वित करने वाले विभाग, या उसकी व्याख्या करने, उसको संरक्षण देने वाले विभाग है, वो सारे सारे नीतियों और समस्याओं के विषय में शामिल होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई डिसीजन लिया है, चाहे शिक्षा विभाग से संबंधित कोई डिसीजन लिया है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग से संबंधित मंत्री है वो उस नीति निर्माण में शामिल रहा होगा। बड़े बड़े शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव है, उप सचिव, शासन सचिव है, शिक्षा सचिव है, वो उसमें होते हैं। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला विभाग कौन सा होगा? शिक्षा विभाग हो, उसकी व्याख्या कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा, ठीक है। उसको संरक्षण कौन देगा? शिक्षा विभाग देगा। तो ये सारे सारे विभाग हैं, उनके कार्य हैं, वो सारे सारे समस्याएं और नीतियों से संबंधित कार्य में शामिल होता है। अब अलग अलग विभागों से संबंधित अलग अलग नीतियां बनेगी, तो अलग अलग विभागों के अलग अलग कार्य होंगे, वो सभी इसमें शामिल होंगे। अंत में है राजनीतिक व्यक्ति, यानी इसमें राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में, राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो भी जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, उन सभी में व्यक्ति की स्वयं द्वारा निभाई जा रही भूमिकाओं का मूल्यांकन शामिल है। कि राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां होती है उसमें व्यक्ति अपने आप को खड़ा रख कर ये कहेगा कि मैंने क्या भूमिका निभाई है, वो क्या कहलाएगा? उसका मूल्यांकन कहलाएगा। या हम कहेंगे राजनीतिक व्यक्ति वही कहलाएगा कि एक व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में खुद को खड़ा रख कर अपनी बात रखता है, अपनी बात को आगे बढ़ाता है, या उसके पक्ष के अनुसार कार्य करवाता है, या हम कहेंगे कि अपने जो कार्य करता है राजनीतिक व्यवस्था में, जो भी कार्य करता है, वो सभी उन सभी का मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाएगा या राजनीतिक व्यक्ति कहलाएगा। तो इस प्रकार राजनीति की संस्कृति के दो घटक हो गए। एक हो गया अभिमुखीकरण, दूसरा राजनीतिक विषय। अभिमुखीकरण के 3 पार्ट हैं: ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण, और तीसरा हो गया मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था जो राजनीतिक विषय था, दूसरा घटक तत्व, उसके 4 पार्ट हो गए। पहला पार्ट है राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा पार्ट है राजनीतिक संरचना, तीसरा समस्या और नीतियां, और चौथा है राजनीतिक व्यक्ति, जिसको मूल्यांकन प्रक्रिया भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बिंदु, ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। रह गया था। और भी अगर कोई टॉपिक है तो आप बिल्कुल बेहिचक कह सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान है वो किया जाएगा। धन्यवाद।